नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारतीय संघवाद, फेडरलिज्म। हम इसकी बिल्कुल गहराई में जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पावर यानी शक्ति का बंटवारा सिर्फ कागज पर कैसा दिखता है और असलियत में कैसे काम करता है। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि हमारे संविधान में इसका ढांचा कैसा है। उसके बाद बात होगी कि ये असल में काम कैसे करता है, कैसे पावर को लोगों तक पहुंचाया गया है, और आखिर में इसके सामने आज क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की सिस्टम को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये संघवाद या फेडरलिज्म है क्या चीज। सोचकर देखिए, भारत जैसा इतना बड़ा, इतना विविध देश, क्या इसे सिर्फ एक जगह, मान लीजिए दिल्ली में बैठकर चलाया जा सकता है? हर कोने पर असरदार तरीके से शासन करना, यह कैसे मुमकिन होगा? फेडरलिज्म इसी बड़े सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। तो इसी सवाल का जवाब है फेडरलिज्म। ये सरकार चलाने का एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर कम से कम दो लेवल्स पर बंटी होती है। एक सेंट्रल अथॉरिटी मतलब केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए फैसले लेती है, और दूसरी तरफ होती हैं राज्य सरकारें जो अपने अपने इलाकों के लिए काम करती हैं। इसी को कहते हैं पावर का वर्टिकल डिवीजन। इसे और अच्छे से समझने के लिए इसका उल्टा सोचना होगा, मतलब यूनिटरी सिस्टम। एकात्मक प्रणाली में क्या होता है? सारी पावर एक ही जगह होती है, केंद्र सरकार के पास। वो चाहे तो राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है, लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं है। यहां राज्य सरकारों की अपनी शक्तियां होती हैं जो उन्हें सीधे संविधान से मिलती हैं। वो केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती। अच्छा, ये फेडरलिज्म भी ना दो तरह से बनता है। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि कई छोटे छोटे आज़ाद देश मिलकर एक बड़ा देश बना लेते हैं, जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। इसमें राज्यों को ज्यादा पावर मिलती है। और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ एक बहुत बड़े देश ने अपनी एकता और विविधता को बनाए रखने के लिए पावर को केंद्र और राज्यों में खुद ही बांटा है। इसलिए यहाँ केंद्र सरकार थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब आते हैं भारत पर। देखते हैं कि हमारे संविधान में पावर को बांटने का ये कानूनी ढांचा, ये ब्लूप्रिंट आखिर बनाया कैसे गया है। हमारे संविधान ने ये काम बहुत ही सफाई से किया है, 3 लिस्ट बनाकर। पहली है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। इसमें वो सारे मुद्दे हैं जो पूरे देश के लिए एक जैसे होने चाहिए, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग। इन सब पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। फिर आती है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। इसमें वो विषय हैं जो राज्य के स्तर पर बेहतर तरीके से संभाले जा सकते हैं, जैसे पुलिस, खेतीबाड़ी, व्यापार। इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ राज्य सरकारों को है। और आखिर में आती है कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। इसमें वो मुद्दे हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए जरूरी हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, शादी ब्याह। इन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है। सोचिए, अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी विषय पर, जैसे शिक्षा पर, केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया और दोनों कानून एक दूसरे से अलग हैं, तो फिर क्या होगा? किसका कानून माना जाएगा? यहीं पर हमारे संविधान का आर्टिकल 254 सामने आता है। और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। अगर ऐसा कोई टकराव होता है तो केंद्र सरकार का बनाया कानून ही लागू होगा। राज्य का कानून उस हद तक रद्द हो जाएगा जहां तक वो केंद्र के कानून से टकराता है। और यही वो चीज है जो दिखाती है कि हमारा फेडरलिज्म थोड़ा सा केंद्र की तरफ झुका हुआ है। और हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि देखिए। उन्होंने सोचा कि भविष्य में ऐसे भी तो मुद्दे आ सकते हैं जो इन तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं हैं, जैसे आज के जमाने में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी। ये सब तब तो थे नहीं। तो इन बचे हुए विषयों पर, जिन्हें रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं, कानून बनाने की पावर भी केंद्र सरकार को ही दी गई है। तो ये तो था हमारा संवैधानिक खाका मतलब ब्लूप्रिंट। लेकिन कागज पर बनी चीज असलियत में कैसे काम करती है, चलिए अब देखते हैं कि भारत की पॉलिटिक्स में फेडरलिज्म ने कैसे आकार लिया है। देखिए, भारतीय संघवाद का सफर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1956 में, जब भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाया गया। उस वक्त बहुत डर था कि इससे देश टूट न जाए, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस कदम ने देश को और मजबूत किया और प्रशासन को भी आसान बना दिया। और सिर्फ राज्य ही नहीं, भाषा के मुद्दे को भी बहुत समझदारी से संभाला गया।
हिंदी को राजभाषा तो बनाया गया, लेकिन उसे नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। इसके साथ ही 22 दूसरी भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा देकर उनका भी सम्मान रखा गया। इसी लचीलेपन ने देश को जोड़े रखा। फिर आया 1990s के बाद का दौर। ये एक गेम चेंजर था। केंद्र में एक पार्टी का दबदबा खत्म हुआ और शुरू हुआ गठबंधन सरकारों का जमाना। अब दिल्ली में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय पार्टियों को राज्यों की छोटी छोटी पार्टियों की जरूरत पड़ने लगी। इससे हुआ ये कि पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर बना और राज्यों की स्वायत्ता को ज्यादा सम्मान मिलने लगा। फेडरलिज्म की भावना असल में जमीन पर उतर आई। अब हम बात करेंगे एक ऐसे कदम की जिसने फेडरलिज्म को एक नया ही आयाम दे दिया। ये था शक्ति का विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि पावर को सिर्फ केंद्र और राज्यों तक ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर तक यानी गांव और शहरों की लोकल सरकारों तक पहुंचाना। इसके लिए 1992 में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संशोधन किया गया। इस एक संशोधन ने लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत कर दिया। अब लोकल बॉडीज के चुनाव नियमित रूप से कराना जरूरी हो गया। एससीज, एसटीज और ओबीसीज के लिए सीटें रिजर्व की गईं और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व की गईं। साथ ही ये भी तय हुआ कि राज्य सरकारें इन लोकल बॉडीज के साथ पावर और पैसा दोनों शेयर करेंगी। अगर हम गांव की बात करें तो इस सिस्टम को हम सब पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ये एक 3 टियर स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर कई पंचायतों को मिलाकर बनती है पंचायत समिति और जिले के लेवल पर सबसे ऊपर होती है जिला परिषद। और इस पूरी व्यवस्था का सबसे क्रांतिकारी पहलू वो है महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। जरा सोचिए, इस एक फैसले ने लाखों महिलाओं को राजनीति में आने का मौका दिया, उनकी आवाज को एक मंच दिया। ये वाकई में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने जैसा था। तो हमने देखा कि ये सिस्टम कितना मजबूत है और कैसे विकसित हुआ है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर सिस्टम की तरह इसके सामने भी अपनी चुनौतियां और तनाव हैं। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से में उन पर भी एक नजर डालते हैं। ये चुनौतियां अक्सर हमें खबरों में देखने को मिलती हैं। कभी पानी के बंटवारे को लेकर 2 राज्यों में विवाद हो जाता है, जैसे कावेरी जल विवाद। कभी पैसों के बंटवारे और जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्यों में बहस छिड़ जाती है। और हाँ, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल, मतलब केंद्र का किसी राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना, ये तो हमेशा से ही एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। ये सारी चीजें हमारे फेडरल ढांचे की लगातार परीक्षा लेती रहती हैं। तो आखिर में बात यह है कि फेडरलिज्म कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है, एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक संतुलन बनाने की कोशिश है। भारत जैसे जैसे बदल रहा है, विकसित हो रहा है, वैसे वैसे एकता और विविधता के बीच इस संतुलन को बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो सवाल यह है कि भारतीय संघवाद के लिए अगला बड़ा इम्तिहान क्या होगा? इसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही देगा।